कि मैं पहले ही मर गई हूँ बेटा, नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं जीते जी मर जाती बेटा। भगवान जी को सच में थोड़ी सी भी दया नहीं आई मुझ पे, इसीलिए बचपन में ही एक बेटे को माँ से दूर कर दिया, उससे माँ का प्यार छीन लिया। अब तुम्हारी प्यारी पत्नी तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारी पत्नी अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकती, अंदर अंदर घुट के जी रही है, और मैं अपने बेटे और बहू की ऐसी हालत देखकर दुखी हो रही हूँ बेटा। बहुत पुण्य करने के बाद इतनी अच्छी बहू मिलती है। मेरे बेटे ने भी पिछले जन्म में पुण्य किया होगा बेटी, तभी तो उसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। उस तिलोत्तमा के कारण मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये सोचकर मैं हमेशा डरती रहती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरा डर चला गया था, मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी। सच में अगर तुम नहीं होती तो मेरे बेटे की जान बहुत पहले ही नहीं माँ जी। नहीं, मैंने अपने बेटे को 9 महीने अपने कोख में रखा, लेकिन तुम्हें तो उसका मरते दम तक ख्याल रखना होगा, उसका ख्याल रखना होगा बेटी। अरे माँ जी। आहा क्या कॉफी, पीते ही खो जाएंगे मस्त क्या कॉफी। बुआ जी कॉफी। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ बुआ, लेकिन आप इधर उधर क्यों देख रही हैं, बताइए। हास क्या तुम बुआ जी कहकर मुझे बुला रही हो? हाँ, मेरी इन सब बातों को सुनकर आप इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो रही है बुआ जी? हमेशा धुरंधरा बुआ कहकर पुकारने वाली आज अचानक से बुआ जी कहकर बुलाओगी तो शौक क्या, हार्ट अटैक भी आ जाएगा मुझे हासिनी। बस भी कीजिए बुआ जी, आप भी क्या मजाक कर रही है। ये लीजिए कॉफी पीजिए। ये इतने प्यार से बुआ जी कहते हुए कॉफी लेकर आई है, मतलब इसमें कोई ना कोई दवाई मिला कर ले आई होगी ये। बुआ जी, बुआ जी, आप जिंदा है या चल बसी? अरे बुआ जी चल बसी, चल बसी, चल बसी। जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। तुम इस तरह शौक पे शौक देती जाओगी तो मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी। हास, आपकी तेज जुबान से डरकर वो यमराज इतनी जल्दी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन कॉफी जरूर ठंडी हो जाएगी बुआ जी। मैंने काढ़ा पी लिया है बेटी, कॉफी नहीं चाहिए मुझे। अरे लेकिन मैं तो आपके लिए स्पेशली बना कर लेकर आई हूँ बुआ जी। हाँ, स्पेशल मतलब चूहे का पॉइजन डाला है क्या इसने? हुआ बुआ जी, आप क्या कह रही हैं बताइए। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतनी स्पेशल कॉफी मैं नहीं पी सकती, तुम ही पी लो। लेकिन आप एक अच्छी कॉफी मिस कर रही हैं। कुछ दिन और जीने के लिए नहीं पी रही हूँ मैं ये। पी लीजिए ना। यहाँ क्या चल रहा है बेटी? कॉफी है क्या? हाँ ससुर जी, बुआ जी के लिए लेकर आई थी, इन्होंने काढ़ा पी लिया है। आप पी लीजिए ससुर जी। अब भैया ये कॉफी पीकर इस पागल लड़की को डांटेंगे तब इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। दोबारा मेरे पास इस तरह ये कॉफी वगैरह लेकर बिल्कुल नहीं आएगी।
ये क्या है बेटी? कॉफी है ससुर जी। नहीं बेटी, अमृत है। सच में कॉफी इतनी अच्छी है भैया? हाँ धुरंधरा, बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन तुम्हारा बैड लक। ये लो बेटी हाथ से। थैंक यू ससुर जी। तुम हमेशा मुझे दौड़ाती रहती हो ना, इस बार भी मुझे बाथरूम की तरफ दौड़ाने का तुम्हारा इरादा है सोच रही थी, लेकिन तुम अच्छी कॉफी लेकर आई। आप प्यार की भाषा तो समझती नहीं है, आपको दौड़ाना ही बेटर है धुरंधरा बुआ जी। ए लीजिए। नैनी, माँ क्यों इतनी अचानक से कैसे आ गई? साहब जी को याद भी नहीं है कि उनकी पत्नी हूँ मैं। वो दूसरी लड़की को अपनी पत्नी समझ रहे हैं। ये बात अगर पता चली तो माँ बहुत घबरा जाएंगी, इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगी। हे माँ विशालाक्षी, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप? माँ माँ नैनी, माँ, आप यहाँ आ रही हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं फोन करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा? पर गुस्सा किस लिए माँ? किस लिए पूछ रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। तुम्हें छोटी सी चोट आएगी, ये माँ तड़पने लगती है, ये बात तुम जानती हो ना। वैसे तुम्हारी और दामाद जी की इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद कम से कम एक बार तो बताती इस माँ को। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माँ। फिर कौन सी बात है? हाँ, तुम्हारी सासू माँ फोन करके बताती है हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और तुम्हारे दादाजी तो उस सदमे से अब तक बाहर नहीं आए हैं। तुम्हारी भलाई के लिए मंदिर में हवन करवा रहे हैं। ये कोई छोटी बात है क्या, हमें बताए बगैर छुपाने के लिए? हाँ, हम लोग तो सिर्फ तुम्हारी खुशी देखने के लिए ही जी रहे हैं। ये बात तुम्हें पता है ना नैनी? हाँ, तो इतनी बड़ी बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? कैसे बताती? वैसे भी ये कैसे बता पाती? ये क्या समधन जी, कैसे बता पाएगी कह रहे हैं? मतलब जो नहीं होना था वो हुआ है क्या? जी हाँ, आपके साथ कुछ बुरा ना हो इसलिए नैनी ने आपको ये सब नहीं बताया, लेकिन आपकी समधन होने के नाते जो हुआ है उसके बारे में बताना मेरा फर्ज है। ये तो छोटी बच्ची है, उस इल्जाम से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, बताकर आपने बहुत अच्छा किया समधन जी। हाँ, आप आई हैं, पता चलेगा तो आपके दामाद बहुत खुश हो जाएंगे। वो ऊपर ही है, जाइए जाकर बात कीजिए। नैनी, आओ बेटी चलें। रुक जाइए माँ। क्यों बेटी, रुकने के लिए क्यों कह रही हो? मतलब साहब जी अभी सो रहे हैं ना, वो अभी उठे नहीं है। नहीं, तुम्हारी माँ आई है कहोगी तो विशाल तुरंत नींद से जाग जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ इन्हें। माँ, साहब जी नींद में हैं अभी, तो इस तरह से जगाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी आप सफर करके आई हैं, तो नहा धोकर कुछ खा लीजिए आप, तो बाद में फिर साहब जी से मिल लीजिएगा। हासनी मैम, साहब जी मेरी माँ को यहाँ से ले जाइए। ठीक है बहन, आइए हाँ। आंटी।
नैनी, यहाँ तुम भी। तुम्हारी माँ यहाँ अपने दामाद को आंखों से देखने और बातचीत करने के लिए आई हैं। कोई बात नहीं, विशाल से बात करने के बाद ही ये नाश्ता कर लेंगी। तुम्हारी माँ को पहले विशाल के पास ले जाओ। विशाल सो रहा है ये जानने कहने के बाद भी उसकी नींद को डिस्टर्ब करके उससे बात करने के लिए कह रही है। मतलब मेरी सासू माँ का प्लान क्या हो सकता है? नहा धोकर नाश्ता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा वैसे टेंशन ले रही है सासू माँ। क्या हुआ सासू माँ? आपकी आंखों में आग की बारिश क्यों हो रही है? मतलब मैंने सब कह दिया। आपने सुन लिया क्या? सॉरी सासू माँ, अब आइए। सॉरी सासू माँ, सॉरी। आइए आइए। वो तिलोत्तमा माँ को यूं अचानक यहाँ बुला लिया, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। अगर पता होता तो पहले थोड़ा सावधानी बरतती। माँ साहब जी से जाकर जरूर बात करेंगे और कहेंगी कि नैनी उनकी पत्नी है। और जब माँ को ये पता चलेगा कि साहब जी ऐसे हो चुके हैं तो वो बहुत डर जाएंगी और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब मैं क्या करूं? हे विशालाक्षी माँ, इस मुसीबत से अब आप ही मुझे बाहर निकालिए। क्यों? क्या करने के लिए भगवान से भीख मांग रही हो तुम? ये तिलोत्तमा राक्षस के अंश से पैदा हुई है। मेरी रणनीतियों से और प्रति रणनीतियों से सारे भगवानों का दम घुटने लगता है। ऐसे में तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। वैसे पहले तो तुमने रानी लक्ष्मीबाई की तरह चैलेंज किया। तुम्हारी हर हरकत का मैं पहले से पता लगा लूंगी। हर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, कहा था ना। वैसे तुम्हारी माँ को यहाँ बुलाने के लिए मेरे किए गए प्लान को तुम रोक नहीं पाई ना? इतना आसान समझ रही हो क्या इस तिलोत्तमा के बारे में जानकारी हासिल करना? तूफान आने से पहले बताया जा सकता है, लेकिन इस तिलोत्तमा के किए गए प्लान्स जमीन से फटने वाले ज्वालामुखी की तरह हर तरफ फैल जाते हैं। तुम चाहे कुछ भी सोचो या कुछ भी कर लो, विशाल के पास जाकर बात करने से तुम अपनी माँ को नहीं रोक सकती। दामाद जी, आपकी तबीयत कैसी है कहकर तुम्हारी माँ अपनी बात शुरू करेगी उससे। दामाद? मैं आपका दामाद कैसे? ऐसा विशाल पूछेगा। हाँ, तब तुम्हारी माँ कहेगी, ये क्या बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? जब नैनी हमारी बेटी है तो आप हमारे दामाद ही हुए ना, ऐसा कहेगी। ये सुनकर विशाल को बहुत बड़ा शॉक लगेगा। मेरी पत्नी तो धरनी है ना, तो ये आंटी क्यों नैनी है ऐसा कह रही हैं? टेंशन में आकर सर पटक लेगा मेरा बेटा विशाल। डॉक्टर ने कहा था ना, तुम्हें याद है? ज्यादा टेंशन से आंखों की नसें फटने से हमेशा के लिए उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। मेरे पति की जान नहीं जानी चाहिए, ये सोचकर तुम अपनी प्यारी माँ को सारी सच्चाई बता दोगी तो हे भगवान, मेरा दामाद अपनी पत्नी को ऐसे कैसे भूल सकता है? मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दी भगवान? ये कहकर जब तुम्हारी माँ रोते रोते इस दुनिया से चली जाएगी तो जाएगी तुम्हारे पति की आंखों की रोशनी या फिर तुम्हारी माँ की जान। इन दोनों में से एक काम
तो पक्का होकर ही रहेगा। शौक से तुम्हारा पागल हो जाना ये भी पक्का ही है। मेरे सामने खड़े होने से डरने वाली मुझे ही जान से मार दूंगी, ऐसा कहकर मुझे वार्निंग देगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी क्या? मेरे सामने सिर झुकना चाहिए, उसके बदले तुम मेरे सामने सिर उठाने की कोशिश करोगी तो रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ही ना। ये लो जूस पी लो बेटा। माँ, मेरी पत्नी के लिए इंतजार करना मुझसे नहीं हो पा रहा है। वो कब आएगी माँ? उसका काम पूरा होते ही वो जरूर आ जाएगी बेटा, लेकिन गांव से तुम्हारी सासू माँ आई हैं, जाओ जाकर बात कर लो। हाँ, तो मेरे सासू माँ को यहाँ लेके आना चाहिए था ना माँ। मैं लेकर ही आ रही थी तो नैनी ने रोक दिया बेटा। नैनी ने क्यों रोका माँ? भला वो क्यों रोकेगी? मतलब तुम सो रहे थे इसीलिए उसने रोका। नहीं तो मैं तो बहुत पहले नींद से जाग गया था। जाने दो बेटा, छोटी सी बात के लिए इतनी टेंशन किस लिए? तुम्हारी सासू माँ खासकर गांव से इसीलिए आई है कि तुम्हारा हाल चाल जान सकें। चाहे कितना भी समय लगे वो तुमसे बात करके ही जाएंगी, और जब तक उनका जाने का मन नहीं करता मैं भी उन्हें वापस नहीं जाने दूंगी। बेटा, वो तुम्हारी सासू माँ है, उनके यहाँ आने से पहले तुम खुद वहाँ जाकर उनसे बात करो तो उन्हें भी खुशी होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। लगता है वो नाश्ता कर रही हैं, तुम जाकर उनसे बात करो बेटा। ठीक है माँ, फ्रेश होकर मैं जाकर उनसे मिल लेता हूँ। बिल्कुल भी लेट मत करना बेटा। ठीक है माँ। दामाद जी को अपने आंखों से देखने तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो बेटी, विशाल बाबू के पास चलो। बेटी नैनी, तुम और दामाद जी ये नए कपड़े पहनकर नवग्रह की पूजा करोगे तो दुष्ट शक्तियों की पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम्हारे दादाजी ने कहा है। चलो बेटी, दामाद जी से बात करने चलते हैं, मैं उन्हें बताती हूँ। चलो। नैनी, मैं चलने को बोल रही हूँ और तू खड़ी है। दामाद जी से उनका हाल चाल पूछना चाहती हूँ। चल बेटी। क्या हुआ माँ, आप बात को समझ क्यों नहीं रही है? विशाल बाबू जो काम करते हैं वो आपको बहुत छोटा लगता है क्या माँ? नैनी, तो ऐसा क्यों बोल रही है? आप उनके पद को, स्थान को ऐसे छोटा समझ रही हैं? बता रही हूँ आप समझ नहीं रही हैं। नैनी, तू ऐसे बोल रही है? मैं भला क्यों दामाद जी के स्थान का अपमान करूंगी? नहीं तो क्या करूँ माँ मैं? ये देखिए, इतना गंदा लेकर आई हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क से उठाकर लाई हैं। वो अमेरिका से पढ़ लिख कर आए हैं और अच्छे ढंग के कपड़े पहनते हैं। ये आप ऐसे गंदे कपड़े उठाकर लाई हैं पूजा में पहनाने के लिए? सोचिए कितना अपमान होगा उनका। अपनी माँ को विशाल से मिलने के लिए रोकने के लिए ये नाटक कर रही है। मैंने प्लान करके तुम्हारी माँ को यहाँ बुलाया और तुम ऐसा करोगी तो मैं चुप बैठूंगी क्या? उन्होंने मुझसे शादी की तो उनकी हैसियत से आप अपनी बराबरी करेंगी क्या? जो ऐसे कपड़े लेकर आ गई हैं, साहब जी को कितना नीचा महसूस होगा। आप जरा सा भी नहीं सोच पाती हैं क्या माँ? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम विशाल की जीवन साथी हो, इतने दिनों से तुम उसे इतना ही समझ पाई हो? तुम कब से इस घर में रह रही हो? विशाल को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन उसे पैसों का कभी कोई घमंड नहीं हुआ। विशाल ने कभी नहीं सोचा कि उसका स्थान कहाँ है। विशाल इस सब में यकीन नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, उस सामने वाले को
कभी छोटा नहीं समझता। तो अगर उसे कोई तोहफा दे तो वो गर्व से लेता है, ना कि उसकी कीमत देखकर अंदाजा लगाता है। विशाल के बारे में तुम्हें ये बात समझानी पड़ेगी क्या? देखिए, आप अपने दामाद से उसका हालचाल पूछने आई हैं। आप आइए। कोई बात नहीं, आप आइए ना। माँ को किसी भी तरह रोकना होगा। माँ, माँ, आप अभी गांव वापस चली जाइए। मैं दामाद जी से मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ और तू मुझे भगा रही है नैनी। आपसे मिलने के बाद राम और लक्ष्मण के बीच जिस तरह से दूरियां बनते बनते रुकी थी, कहीं वैसा ना हो जाए। दो भाइयों के बीच क्यों दूरियां होंगी? तू क्या बोलना चाह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशाल बाबू बस आपके दामाद नहीं है माँ, विक्रांत बाबू भी आपके दामाद ही हैं। उनकी शादी को भी कितने दिन हो चुके हैं। आप एक बार भी विक्रांत बाबू से मिलने आई यहाँ पर? आप विशाल बाबू का हालचाल पूछने चली आई यहाँ, तो क्या विक्रांत बाबू को दुख नहीं होगा? आप इस तरह से पक्षपात कर रही हैं, आपको पता है? अब अगर विक्रांत बाबू सामने आकर पूछें कि मेरे भैया ही आपके दामाद हैं, तो आप उनके सवाल का क्या जवाब देंगी? इस बारे में सोचा है आपने? माँ, बेटियों की सिर्फ शादी करा के ससुराल भेजना ही नहीं होता है। उनको किस चीज से खुशी होगी, उनका घर कैसे अच्छा रहेगा, ये भी सोचना पड़ता है। नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? विक्रांत कभी ऐसी बात दिल पर नहीं लेगा। और हाल ही में तो उसने तुम्हारे दादाजी से फोन पर बात की है, तो अब वो दुखी क्यों होगा नैनी? भले ही विक्रांत बाबू कुछ ना सोचे, लेकिन मेरी बहन खामोश रहेगी क्या? बड़े बेटे को अलग तरीके से और छोटे बेटे को दूसरी तरह से देखेंगे तो बुरा नहीं लगेगा? सुमन अभी एक छोटी बच्ची की तरह है, हर छोटी मोटी बात को गलत समझकर बैठ जाएगी। इस बात को लेकर वो मुझे गलत समझ बैठेगी और फिर हम दोनों बहनों के बीच मनमुटाव हो जाएगा और उसकी वजह सिर्फ आप होंगी। नहीं, तेरी हर बात में सच्चाई है। पहले घर की समस्या की वजह से नहीं आ पाई, इसीलिए अगली बार तुम्हारे दादाजी के साथ आकर विक्रांत से माफी मांग लूंगी। देख बेटी नैनी, एक माँ होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे खुश रहें, लेकिन अगर तुम दोनों के बीच कोई मनमुटाव हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मेरा इस तरह आना, तुम्हारे बीच झगड़ा, उससे पहले मैं चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी बेटी। आप ना सच में कमाल करती हैं। इतने बड़े खतरे से आपका दामाद बचकर निकला है और आप उसे देखने के लिए इतनी दूर आई हैं, और नैनी के कहने पर आप बिना हालचाल पूछे चली जाएंगी। आपके आने की खबर मैंने विशाल को दे दी है। कोई बात नहीं, आप आइए मेरे साथ। नहीं जी, आगे क्या होने वाला है मैं अब समझ पा रही हूँ। अपनी बेटियों की खुशी के लिए आंटी जी तो अपने घर वापस जाना चाहती हैं, तो फिर मेरी सासू माँ उन्हें फोर्स करके ऐसे रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसे क्यों घूर रही हैं आप सासू माँ? यानी मैंने जो कहा वो सुन लिया, मन में जो चल रहा था वो बाहर निकल गया ना। सॉरी। नहीं, अगर दामाद जी को ये कपड़ा पसंद ना आए तो इसे कहीं रख देना, लेकिन तुम और दामाद जी से मिलके
नवग्रह की पूजा जरूर करना। तेरे दादाजी ने बार बार बोला है। मैं अब आती हूँ, आती हूँ जी। इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था, सारा प्लान बर्बाद कर दिया। छ्या। ए, मुझे लगा तुम तो गांव की अनपढ़ गंवार हो और तुम्हारा दिमाग भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा ब्रेन डायनामाइट की तरह है। मैं तो बस तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती थी। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पति से मिलकर जान लेती कि वो अपना अतीत भूल चुका है, तो तुम्हें लगा वो मेरे पैर पर आकर गिड़गिड़ाएगी। और तुमने उस समय सच में बहुत समझदारी दिखाई। तुमने सही ढंग से सब कुछ मैनेज किया। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा प्लान इस तरह से बर्बाद कर दोगी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का अपमान करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। और तुम्हारी माँ यहाँ आने से पहले मेरी बेटी करती हुई आई थी, लेकिन जाते समय अपमान सहन करके गई। आखिर एक बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अब तुम्हारे घर वाले इस जन्म में तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। भले ही मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बीच दरार लाने का काम मैंने अच्छी तरह से पूरा किया, और किसी न किसी रूप में तुम्हारी आंखों में कम से कम आंसू तो आए। आप अपने आप को बहुत दिमाग वाली समझती हैं क्या? बहुत महान समझती हैं? आपको लगता है सब आपके हिसाब से होगा? जब आपका पैर गड्ढे में गिरेगा तो रोएंगी बैठकर। बेचारी, अब भी वैसा ही कुछ हुआ है? क्यों? मैं तुम्हारे सामने बकरी की बच्ची की तरह रोती रहूंगी और तुम शेरनी की तरह मेरी तरफ आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें लगा कि तुम जीत गई और इस घर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, है ना? ऐसे सोच विचार आप जैसी नीच औरत ही कर सकती है, मैं नहीं। नीचे, आवाज नीचे करिए। अगर चिल्लाना ही जीतना होता है तो आपसे ज्यादा मैं चिल्ला सकती हूँ। आपके कानों से खून बहा सकती हूँ। क्या बोल रही थी? जो हुआ है इससे मेरी माँ कभी बात नहीं करेंगी? पागल तिलोत्तमा, आपने बस नाम के बच्चे पाले हैं, लेकिन एक माँ का सच्चा प्यार आप नहीं समझेंगी। मेरी माँ ने सालों परवरिश की है। उनकी बेटी कैसी है क्या मेरी माँ जानती नहीं? मैंने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की। आज अचानक उनसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो क्या उस कारण को मेरी माँ कभी समझ नहीं पाएंगी क्या? अपने बच्चों को समझना ही माँ का प्यार है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, आपको क्या पता प्यार क्या है?
भौंक रही हैं? यहाँ आपका भौंकना कोई भी नहीं सुनने वाला। ठीक है, भौंकिए। आपने अपने बारे में एक बात बिल्कुल सही कही थी कि आप राक्षस योनि में ही पैदा हुई हैं। साजिश कर कर जीने वाली अगर इतनी हिम्मत है तो पूजा पाठ करके जीने वाली मैं, मुझ में कितनी हिम्मत होगी बताइए। देखें, आप जैसी सोच वाली राक्षसनी जो लोगों को धोखा दे के जीती है, आपके पाताल लोक जाने का समय आ गया। अपने पापों से नहीं बच सकती। और आखिर में तैयारी कर लीजिए आप। काफी बचती आ गई आप, लेकिन इस बार नहीं बचेंगी। इसे सिर्फ याद नहीं रखना है, बल्कि लिख लीजिएगा। ला 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 ला। हाँ? क्या हुआ मेम साहब जी, आप क्या सूंघ रही हैं? स्मेल बहन, स्मेल सूंघ रही हूँ मैं। किस चीज की सुगंध? सूंघ रही हूँ बहन। कुछ तो जल रहा है, यहीं आसपास कुछ तो जल रहा है, लेकिन कहाँ जल रहा है पता नहीं। उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। हाँ, सही कहा बहन, ऐसे महानुभवी से पूछना चाहिए। सासू माँ, आपके पास तो काफी एक्सपीरियंस है, तो बताइए जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अपनी एक्सपीरियंस से जरा मुझे बताइए कि बदबू कहाँ से आ रही है। बताइए सासू माँ, कहाँ से आ रही है, बताइए ना। बकवास बंद करो और निकलो। बताइए ना सासू माँ। जाओ। आप भी ना। सासू माँ, मैंने क्या कहा? बदबू कहाँ से है यही पूछ रही हूँ ना। बताइए 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 ना सासू माँ। आप बस चिल्लाकर दिमाग गरम कर सकती हैं और कुछ भी नहीं। इतनी सी बात पर अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हैं आप? अभी तो बहुत कुछ है, बस देखते रहिएगा आप। लगता है तुम्हारी दीदी पुरानी फिल्में बहुत देखती है। हाँ सही कहा, मेरी दीदी पुरानी फिल्मों की तो दीवानी है, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मैं कैसे जानती हूँ? इतने भोलेपन से क्यों पूछ रहे हो परसू? तुम्हारी दीदी के प्लान पुराने जमाने के राजाओं के हुआ करते थे ना, बिल्कुल वैसे लगते हैं। क्योंकि इसे ही कहते हैं सोने के अंडे के बजाय सीधा मुर्गी को पकड़ना। और नहीं तो क्या परसू, नैनी के माँ को गांव से बुलवाकर नैनी को सताने के लिए तुम्हारी दीदी ने एक बड़ा प्लान बनाया था। नैनी ने अपनी सूझबूझ से उस प्लान को हमेशा की तरह बिगाड़ दिया और तुम्हारी दीदी को दिन में तारे दिखाकर शौक दे दिया। ये देखो, मेरी दीदी प्लान बनाने में शकुनी है, शकुनी, और सामने वाले को पाताल लोक में भेजने के लिए कंस से भी बेहतर है। मेरी दीदी के प्लान में जो भी फंसता है ना, वो मरती हुई मुर्गी की तरह छटपटाता है, उसके बचने का कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन पता नहीं आजकल मेरी दीदी का बनाया हुआ कोई भी प्लान उन पर ही भारी पड़ रहा है। बहुत खराब टाइम चल रहा है। परसू, हिरण का शिकार अलग ढंग से करना चाहिए और शेर का कुछ अलग ढंग से। दोनों का शिकार एक जैसा करोगे तो फंसोगे। मतलब? उस नैनी को तुम्हारी दीदी की असलियत के बारे में पता चल गया है और तुम्हारी दीदी की हर चाल पर वो नजर रखी हुई है। तुम्हारी दीदी का हर प्लान उस पर ही उल्टा फेंकने के लिए बहुत ही दिमाग चला रही है वो। सो हमें अब अपना खेल शुरू करना चाहिए, लेकिन नैनी की तरफ से नहीं, विशाल की तरफ से। लेकिन ये सब कैसे करेंगे जैस्मिन? या तो विशाल को ऑफिस जाना होगा या फिर ऑफिस से विशाल के लिए किसी को आना होगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा?
और इससे नैनी को कैसे मुश्किल में डाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। जैस्मिन बीबी, मेडिटेशन करने वालों को भी कभी कभी इरिटेशन से हार्ट अटैक आ ही सकता है। कुछ ऐसा ही प्लान बनाया तुमने? अब ये तीर जाकर बिल्कुल निशाने पर ही लगेगा, देखना। ये देखिए, इतना गंदा लेकर आई हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क से उठाकर लाई हैं। वो अमेरिका से पढ़ लिख कर आए हैं और अच्छे ढंग के कपड़े पहनते हैं। ये आप ऐसे गंदे कपड़े उठाकर लाई हैं पूजा में पहनाने के लिए? सोचिए कितना अपमान होगा उनका। नैनी, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। रो नहीं तो मैं क्या करूं शिवा? कितने दिनों बाद माँ यहाँ आई थी। माँ कितने प्यार से ये सब लेकर आई थी, लेकिन मैंने उन्हें दुखी करके भेज दिया। माँ गांव जाने के बाद मैंने जो कुछ भी बोला है उसको याद करके रोती रहेंगी शिवा। रोएगी नहीं नैनी, पहले सोचेंगी फिर वो समझ जाएंगी। कैसे समझेंगी शिवा? वो ऐसे कि हमारी नैनी कैसी है ये बात बचपन से ही माँ और दादाजी अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी हो, तुम्हें अगर कोई सताए रुलाए तो तुम उनके खिलाफ आवाज नहीं देती बल्कि सहन करती हो। जब तुम ऐसी हो तो इस तरीके से बात क्यों की तुमने, ये उन्हें समझ आ जाएगा नैनी। इसके पीछे कोई ना कोई खास कारण जरूर होगा। बताओ, है ना नैनी? मैंने सही कहा ना? अगर वो समझ जाएंगी तो मेरे दिल का दुख थोड़ा सा कम हो जाएगा और सुकून मिलेगा शिवा। टेंशन क्यों ले रही हो? किसका फोन है नैनी? साहब जी फोन कर रहे हैं शिवा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन कर रहे हैं तो तुम्हें उठा लेना चाहिए नैनी, नहीं तो विशाल बाबू को डाउट होगा, फिर तुम और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। हेलो, बोलिए। अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, एक बार उठाकर जवाब दे देना चाहिए ना। तुम्हें इस बात की इतनी भी परवाह नहीं की सामने वाला टेंशन में आ सकता है? माफ करिएगा, मैं यहाँ थोड़ा जरूरी काम में फंस गई हूँ, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाई और बात नहीं कर पाई। मुझसे भी जरूरी क्या काम हो सकता है तुम्हारा?
मैं हॉस्पिटल से अभी अभी घर आया हूँ, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, लेकिन तुम मुझे छोड़कर बाहर गई हो। 2 दिन हो गया है, मैं यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रही हो क्या? आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। क्यों नहीं आ सकती? यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी दुनिया में ही खोया हुआ है। मैं किसी से क्या बात करूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, इस वजह से मैं कितना टॉर्चर हो रहा हूं, पता है तुम्हें? मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ नैनी है, इसलिए बच गया। अगर वो नहीं होती तो मैं तो और भी ज्यादा पागल हो जाता। वहाँ पर नैनी है ना, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं कल आ जाऊंगी। हाँ, मैं कल पक्का आ जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। तुम फिर से कल बोल रही हो? मैं टेंशन लिए बिना कैसे रह सकता हूँ? मैंने कहा ना, मैं कल जरूर आ जाऊंगी, आप समझिए थोड़ा बात को। ठीक है, तुम्हें देखने का मन हो रहा है, वीडियो कॉल करता हूँ, रुको। वीडियो कॉल? वीडियो कॉल किस लिए? क्या हुआ, इतना शॉक क्यों हो रही हो? बात क्या है? दरअसल यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना। तो क्या हुआ? अगर आप यहाँ मुझे ऐसे वीडियो कॉल करेंगे तो लोग मुझे गलत समझेंगे और मुझ पर शक करेंगे ना। ऐसी बातें सोचे वो अच्छा नहीं है ना हमारे लिए। अगर वो आपके बारे में ऐसा सोचेंगे तो इससे बड़े दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर तुम दुखी हो जाओगी तो मैं यहाँ शांत नहीं रह सकता। ठीक है, अब जब तुम बोल रही हो तो कल आ जाना, ठीक है? और अगर तुम कल भी नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, याद रखना। हाँ ठीक है जी। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गया, तुम मुझे साहब जी कहकर बुलाती हो ना, तो अभी जी जी क्यों कह रही हो? यहाँ पर मेरे आसपास बहुत लोग हैं, इसलिए। कोई बात नहीं, बस एक बार बुलाओ ना। साहब जी, ऐसा क्यों लगा कि बुलाया तो तुमने, पर ऐसा लग रहा है कि नैनी बुला रही हो। अब मैं रखती हूँ साहब जी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ। बड़ी साहब जी, कॉफी मांगी थी ना आपने, लीजिए। विशाल ने खाना खाया क्या? हाँ बड़ी साहब जी। बेटा विशाल, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना, तुम बाहर क्यों आ गए? हाँ डैड, रूम में अकेला बोर हो रहा था। आपसे एक बात पूछ सकता हूँ डैड? हाँ पूछो विशाल। डैड, मेरी शादी कैसी हुई थी? मतलब लव मैरिज हुई थी या फिर अरेंज मैरिज? इस बारे में तुम अभी क्यों पूछ रहे हो विशाल? कुछ नहीं डैड, बस जानना चाहता हूँ। बताइए ना, कैसे हुई थी हमारी शादी? मुझसे बेहतर नैनी जानती है बेटा। इसके बिना तुम्हारी शादी कभी नहीं होती। ऐसा क्यों डैड? नैनी तो हमारे घर बस 4-5 दिन के लिए ही रहने के लिए आई है, ऐसा माँ ने कहा था। फिर नैनी के बिना मेरी शादी क्यों नहीं होती, बताइए? क्योंकि शादी के स्थान पर बैठी थी नैनी।